बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर धमकियों और दबाव को मुस्तरद करते हुए पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 8 साल चलने वाले मुकदमे का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली है या नहीं, अगर ली है तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। फैसले की घड़ी बिला आखिर 8 साल के बाद आन पहुंची है। 21 जून को जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तवील समातों के बाद महफूज किया था, वो फैसला सुनाने का वक्त आप पहुंचा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल सुबह 10 बजे ये अहम फैसला सुनाने जा रहा है, जिसके लिए कॉज लिस्ट बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई है। और इस हवाले से तमाम तर जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, एफसी और पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी इलेक्शन कमीशन के बाहर, ताकि जो किसी भी किस्म के मुमकिन रद्द अमल से और जो सिक्योरिटी खदशात हैं उनको काउंटर किया जा सके। इसके अलावा जो वकला हैं उनको और जो फ्रीकैन है इस केस में तहरीक इंसाफ और अकबर असबाबर, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिस जारी करके कल के फैसले के हवाले से आगाह कर दिया है। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर असबाबर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से तारीखी फैसले की तवक्को है। साबित हो चुका है कि पीटीआई को गैर मुल्कियों ने फंड किया, अकाउंट्स भी छुपाए गए, ऐसा उन्होंने बताया। पाकिस्तान के जो फंडिंग के कवानीन है उनकी धज्जियां उड़ाई गई है। गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, पीटीआई की गैर मुल्की कंपनियों ने की है। अकाउंट्स को छुपाया गया है दानिस्ता तौर पे। इलेक्शन कमीशन से मेरी सिर्फ ये तवक्को है कि फैसले में वो जो तमाम कवानीन ऐसे गैर कानूनी अमल में सामने आते हैं, जो लागू होते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई रियायत न करें, एक तारीखी फैसला दे। ये जो पाकिस्तान की सियासत में इंतशार है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमने नजरिया जरूरत को अपने ऊपर मुसल्लत किया। तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, इस अहम तरीन मामले के ऊपर बात करेंगे। नदीम मलिक साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम मलिक साहब, ये किस कदर अहम है, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा फैसला होने जा रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, दीगर जमातों के लिए भी, एक एक पाकिस्तानी के लिए? देखिए, इसके 2 हिस्से कर लीजिए। पहला हिस्सा तो ये है कि कल पीटीआई के ऊपर फैसला आएगा और दूसरा हिस्सा ये है कि जब पीटीआई पे आएगा तो बाकी 2 जमातों के ऊपर, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी है, वो भी कमिंग मंथ्स में किसी भी वक्त आ सकता है। वो केस भी आगे लगा हुआ है। पीटीआई के ऊपर वजन इस वक्त बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके ऊपर पिछले 8 सालों में काफी ज्यादा तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पीटीआई के ऊपर पहला इल्जाम ये था कि इन्होंने कुछ अकाउंट छुपाए, जो स्टेट बैंक ने तफसीलात दी उसके नतीजे में सामने आए। उसी में से बाज अकाउंट्स ऐसे थे जो कुछ इनके एम्प्लॉयज के अकाउंट्स के जरिए ट्रांजैक्शन हुई थी। और फिर ये जो आरिफ नकवी वाला जब एपिसोड पूरी दुनिया के सामने अनफोल्ड हुआ, बैनुल अक़वामी सतह पर उसके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, तो उसमें एक वुडन क्रिकेट क्लब का नाम सामने आ गया। और वुडन क्रिकेट क्लब की तहकीकात हुई तो उसमें पीटीआई और इमरान खान का नाम सामने आ गया। ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन इसलिए भी है कि उसमें वुडन ने ना सिर्फ चैरिटी के नाम पर फंड रेजिंग की, चैरिटी की फंडिंग और पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग 2 इंटायरली मुख्तलिफ चीजें हैं। और साथ वहाँ पर यूएई के एक वजीर मुबारक नयान, उनसे भी $2 मिलियन वो चैनलाइज हुए हैं अबराज के जरिए और वो पीटीआई के फंड में आए हैं। ये ममनुआ फंडिंग है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त पोजीशन भी इख्तियार कर सकता है और सिर्फ इनके फंड्स फ्रीज करके भी इनकी जान छोड़ सकता है। अगर उसकी रिकमेंडेशन ये हो कि ममनुआ फंडिंग है, फेडरल गवर्नमेंट को इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तो फिर मामला एक रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जा सकता है। और अगर वो इनके फंड्स फ्रीज करके इनको माफ कर दें, जुर्माना करके सिर्फ, तो फिर इनकी जान आसानी से छूट जाएगी। लेकिन सियासी कीमत दोनों सूरतों में चुकानी पड़ेगी। मुखालिफ सियासी जमात ये सवाल उठाएगी कि बताइए कि आप फॉरेन नेशनल से पैसा लेकर पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ नहीं है क्या? ये मफादात का टकराव नहीं है? वो बहुत बड़ा सवाल है जिसका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा। जी नदीम मलिक साहब, फैसले के बाद क्या मुस्तकबिल होगा पीटीआई का? पीटीआई सियासत में रहेगी जी, फैसला जो भी आए, लेकिन एक इनको झटका बहुत बड़ा मिलेगा। डिपेंड करता है कि फैसले की नोयत क्या है। 2 हिस्से हो सकते हैं, एक तो फंड फ्रीज कर लें और दूसरा हिस्सा ये हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट से बोलें कि इनके खिलाफ रेफरेंस मूव करें। डिपेंड करता है कि वो फंड उस ममनुआ वाले हिस्से में शुमार करता है इलेक्शन कमीशन या नहीं करता। अगर वो करते हैं कि ये फॉरेन नेशनल्स ने या किसी फॉरेन एंटिटी ने या फॉरेन गवर्नमेंट ने
पीटीआई की फंडिंग की है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा, मुझे नहीं मालूम कि वो करते हैं कि नहीं। अगर वो किया तो फिर हुकूमत के ऊपर वो एक तजवीज़ भेजेंगे कि आप इस पार्टी के खिलाफ रेफरेंस भेजें, इस जमात के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो मामला संजीदा हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बड़ी है इसकी। अगर कल इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला किया और जितनी भी फंडिंग उन्होंने आइडेंटिफाई की, क्योंकि मुख्तलिफ अंदाजे हैं, बाज़ अंदाजे ये हैं कि ये $2 मिलियन से लेकर $7.5 मिलियन तक की ममनुआ फंडिंग पीटीआई के अकाउंट्स में आई है। ये लेकिन बातें अभी जुबानी है, इलेक्शन कमीशन के फैसले में हतमी पता चलेगा कि वो कितनी अमाउंट है। तो अगर $7.5 मिलियन को जो अपर साइड है उसको माने तो इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट। आज के पाकिस्तानी रुपयों में आप उसको कन्वर्ट करें तो ये अरबों रुपए बन जाते हैं, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई यकीनन होगी। छोटी अमाउंट हुई तो हो सकता है कि वो इनके सिर्फ फंड्स फ्रीज करके या जुर्माना आयद करके तो इनकी माफी तलाफी हो जाए, लेकिन सियासी तौर पर एक शर्मिंदगी का सामना कल तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर पर करना पड़ सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि ये ममनुआ फंडिंग थी, गैर मुल्की ज़राए से आई, जायज़ नहीं थी, पाकिस्तानी कवानीन से मुतसादिम है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, सियासी कीमत होगी। ठीक है, ये फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। नदीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जानदार तज्जिया तो आपने सुना, लेकिन अब ये भी देखिए कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है। लगता है पीटीआई चेयरमैन पहले से जानते थे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाने का ऐलान किया जाएगा। जब ही तो इमरान खान ने कुछ देर पहले एक तकरीब में जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। उनका कहना था कि हुकूमती साख ये रह गई है कि IMF से पैसा लेने के लिए आर्मी चीफ को फोन करना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर। जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। आज 4थे नंबर पे अब पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क जो श्रीलंका के बाद डिफॉल्ट करने जा रहा है। पता नहीं कितनी देर लगेगी कि इस मुल्क को आप वापस उठाएंगे। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकियों को IMF से सिफारिश करके पैसे दिलवा दें। आप सोचोगे मुल्क का क्या हाल। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। छोटे छोटे बच्चों को भी हमारा नजरिया का पता चल गया। किस्मती से मेरी पार्टी को अभी तक पूरी तरह मेरा नजरिया नहीं पता चलता। घर का भेदी लंका ढाए, ये मिसल मशहूर है। कुछ ऐसा ही हुआ पीटीआई के साथ, जिनके घर के भेदी अकबर एस बाबर ने पार्टी की लंका ढाई और कहानी सुनाई फॉरेन फंडिंग केस की। अकबर एस बाबर ने ममनुआ ज़राए से पार्टी को मिलने वाले फंड्स का मामला सबसे पहले पार्टी चेयरमैन इमरान खान के सामने सन 2011 में उठाया। जब कोई सुनवाई ना हुई तो वो ये केस 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ले गए और बताया कि पीटीआई ने 2009 से 2013 के दरमियान 12 ममालिक से 73 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद फंड्स इकट्ठे किए हैं। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई को जिन ममालिक से ममनुआ फंडिंग हुई है उनमें डेनमार्क, जर्मनी, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब और नॉर्वे शामिल हैं। इन ममालिक से लाखों डॉलर्स तो आए मगर ज़राए नहीं बताए। 90 के करीब गैर मुल्कियों और 200 से ज़ायद गैर मुल्की कंपनीज़ ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स दिए। इन गैर मुल्कियों में भारतीय, इसराइली और अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। फॉरेन फंडिंग के मामले में पार्टी से इख्तलाफ करने पर पीटीआई ने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया था। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जब फंडिंग ली गई उस वक्त ये फंडिंग ममनुआ ना थी। पीटीआई को भारत और इसराइल के शहरियों ने पैसे दिए। आरिफ नकवी ने खैरात का पैसा तहरीक इंसाफ को दिया। वफाकी वजीर अयाज सादिक का दावा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ममनुआ फंडिंग का पता चलाने के लिए खुसूसी कमेटी बनाई जाए। साबिक DG FIA बशीर मेमन को कमेटी में बुलाकर तफसीलात हासिल की जाए। बहुत एक सीरियस इशू है, क्योंकि जहां हिंदुस्तान के नेशनल पैसे दे रहे हैं, जहां इजराइल के नेशनल पैसे दे रहे हैं, जहां मुलाजमीन के नामों पे करोड़ों रुपए आए, इसकी तफ्तीश तो हो रही है जो कि आएगी, मगर इसका जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है उसको भी देखा जाए।
आरिफ नकवी साहब, जिन्होंने चैरिटी के लिए पैसा लिया और एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे दिया। कौन कौन सी कंपनीज थी, कौन कौन से इंडिविजुअल थे जिन्होंने पैसे पीटीआई को दिए, इन्होंने वो अकाउंट छुपा के रखे, इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन से, मगर ये बहुत से ऐसे अकाउंट हैं जो बनाए गए, पैसे लाए गए और वो अकाउंट बंद भी कर दिया गया। एक कमेटी जरूर बना दें, बशीर मेमन साहब को बुला के यहाँ से उनसे पूछा जाए कि इसकी मुहर्रकात क्या क्या थी। और अब जिक्र बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के तहलका खेज इंकशाफात का। तहरीक इंसाफ ने खैरात के नाम पर जमा किया गया पैसा सियासत चमकाने में फूंक डाला। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी ने T20 मैचेस करवाए, लाखों डॉलर जमा किए, तमाम पैसे पीटीआई के अकाउंट में भिजवाए गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में खैरात के नाम पर पैसा जमा किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर उड़ा दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की इंकशाफाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट कहती है बरतानिया में बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी ने खैराती कामों के नाम पर लाखों डॉलर्स फंड जमा किया और ये भारी रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल की गई। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने T20 मैचेस और दीगर जराए से हासिल किए गए पैसे तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भिजवाए। आरिफ नकवी 2012 से 2014 तक वोटन T20 के सदर रहे। पीटीआई फंडिंग में इस टूर्नामेंट का अहम किरदार था। मेहमानों से 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान फंड्स की दरखास्त की गई। शुरका को इस फंड रेजिंग का मकसद फलाही सरगर्मियां बताया गया। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात के जायजे से ये तफसीलात सामने आए। वुडन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। वुडन क्रिकेट के अकाउंट से ये रकम बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट मुंतकिल हुई। बैंक स्टेटमेंट और स्विफ्ट की तफसीलात अखबार के पास मौजूद हैं। अखबार ने यह दावा भी किया है कि अप्रैल 2013 में शेख नहियान मुबारक ने वुडन क्रिकेट के अकाउंट में 20 लाख डॉलर मुंतकिल किए। इतना कुछ खुल गया, शायद इसीलिए तिल मिला रहे हैं। आरिफ नकवी से मुतालिक सवाल पर इमरान खान नाराज हो गए, जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। वहां मौजूद गार्ड को सहाफी का सवाल नागवार गुजरा, जवाब में उसे धक्के दिए गए। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग और अब इतना गुस्सा। बिल्कुल ले दूंगा बिल्कुल ले दूंगा। आरिफ नकवी से मुतालिक सवाल पर खान साहब नाराज हो गए। खान साहब, आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? बिल्कुल ले दूंगा बिल्कुल ले दूंगा। सरबराह तहरीक इंसाफ तो मीडिया की अहमियत के गुण गाया करते थे। मीडिया एक वॉचडॉग होता है, मीडिया का काम होता है लोगों को अच्छे बुरे की तमीज दे। बिल्कुल ले दूंगा बिल्कुल ले दूंगा। लेकिन अब इसी मीडिया को जवाब देने से इनकारी हैं। बिल्कुल ले दूंगा बिल्कुल ले दूंगा। सहाफी को सवाल का जवाब तो न मिला, लेकिन धक्के जरूर मिल गए। खान साहब, धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखते हैं? अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग अमेरिका से हुई। अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते थे? फॉरेन फंडिंग वो कौन है? उसमें हिंदुस्तानी भी हैं, इसराइली भी हैं। भारत के लोगों से ममनुआ फंडिंग ली हुई। फॉरेन फंडिंग पूरी कौम इसका जवाब मांगती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बारिश और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन को सहूलियात न मिलने पर बरहमी का इजहार किया। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान में सैलाब, मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तूफानी दौरा। उन्हें खुशनूब में सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज है, मिलकर हल करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मुतल्लिका हुक्काम की गफलत पर बरहम भी हुए। पूछा कि मेडिकल कैंप में मरीजों का रिकॉर्ड क्यों नहीं, सैलाब से मुतासिर अफराद को खाने पीने की अशिया क्यों नहीं दी गई। अफसोस की बात ये, मेरे साथ वज़ीर-ए-आला साहब भी मौजूद थे। किसी कैंप में मुझे इस बात की तौसीक नहीं हो सकी कि उनको यहाँ पर खाना मिला है, बल्कि उन्होंने
वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें खाना नहीं मिला। वज़ीर आज़म किला सैफुल्लाह में मुतासिरीन से मिले, इमदादी चेक तकसीम करने का हुक्म दिया, गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। कहा कि कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। फिल फॉर एक्शन लेना है हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बदनजो ने डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब आज ही डीसी, तहसीलदार, कंसर्न ये जो पीडीएमए का जो यहाँ पे इंचार्ज है, ये सारे इसको सस्पेंड कर दें और इनका इंक्वायरी करें कि आया इन्होंने इस चीज़ों को क्यों इधर नहीं पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया कि बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंपों का जाल फैला दिया जाए। गैर मामूली बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए, इंसानी जानों के नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बलूचिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बेग मिर्जा के घर गए। अहले खाना से ताज़ियत और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने दिफाए वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, शहदा हमारे हीरोज़ हैं। पूरी कौम अपने शहीदों और उनके बहादुर अहले खाना की मक़रूज़ है। लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बेग मिर्जा को चंद रोज़ पहले दहशतगर्दों ने ज़ियारत के करीब अगवा के बाद कत्ल कर दिया था। आगे बढ़े, आपको बताएं, पंजाब में हुकूमत बदलते ही लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाली दवाओं की किल्लत पैदा हो गई। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लवाहिकीन अस्पताल से बाहर और बाहर से अंदर के चक्कर बार बार क्यों लगा रहे हैं? आइए इस वजह के बारे में आपको बताते हैं। सड़क पार करने की गुजरगाह पर ये रश है मेडिकल स्टोर तक जाने वालों का। मरीजों के तीमारदार पर्चियां उठाए मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं और हजारों रुपए की महंगी अद्वियात लेकर वापस आते हैं। लाहौर के जिना अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत है। म्यू अस्पताल में भी अद्वियात न होने से ऑपरेशन मुतासर है। अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन के लिए बेहोश करने वाले इंजेक्शन है नापैद। गायनी और कैंसर के अमराज की अद्वियात भी मौजूद नहीं। ज़ियाबेतिस के मरीज भी बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। बाहर से जो भी चीज़ होती है, सिरिंजें वगैरह, वो भी हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं। हॉस्पिटल से नहीं मिल रही। अभी मैं आपके सामने बाहर से हफ्ते की दवाई 10,000 12,000 की दवाई थी, हम बाहर से ले रहे हैं। मरीजों को कुछ अरसा पहले तक मुफ्त अद्वियात मुहैया करने वाले सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया का कहना है कि मार्केट में कई अद्वियात की किल्लत के बाइस मसाइल हैं। इसी वजह से लोकल परचेज में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अफसोसनाक खबर है कराची से, जहां एक और फूड डिलीवरी राइडर को कत्ल कर दिया गया। अहमद रहमान की रिपोर्ट देखिए। गुलशन मेमार बहादुर गोट का रिहायशी 38 साला शहाब अपने 7 साला बेटे हमजा को पढ़ाने के लिए रात देर तक फूड डिलीवरी किया करता था। अहलिया फिर उम्मीद से थी, इसलिए पैसे जमा करने के लिए ज्यादा वक्त काम करता था। 1500 रुपए और 3000 रुपए के मोबाइल फोन के लिए कातिलों ने इसकी जान ले ली। ऐसे बंदों को तो मैं कहती हूँ गोली मार देनी चाहिए, जो 1500 रुपए के लिए दूसरों को गोली मारते और दूसरों का घर तबाह करते, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचते। मकतूल के बड़े भाई कहते हैं ऐसे सफाक कातिलों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इल्तिजा करता हूँ कि इसको जो इस वाक़े में मुलविस या किया है इन लोगों ने, तो हुकूमत वक्त से मेरी दरख्वास्त है कि उसको छोड़ा ना जाए। इसी फूड डिलीवरी कंपनी के मुलाजिम और मकतूल के भांजे ने शिकवा किया है कि इतना बड़ा सानिया हो गया लेकिन कंपनी की जानिब से पूछा तक नहीं गया। इंश्योर के तौर पे 15,000 रुपए देते हैं, बस इतना, वो भी FIR दिखा के, बाकी और कुछ वो नहीं कर सकते। जान चली जाए तो कुछ नहीं, उनके बस के बारे में कुछ नहीं है उनका। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय के कत्ल की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। छीने गए मोबाइल फोन की लोकेशन की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाया जा रहा है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच सेगफ्रेड एक्मन ने टीम की बुरी परफॉर्मेंस की वजह माली मुश्किलात को करार दे दिया। कहा कि उन्हें तो सैलरी तक नहीं मिली। No money, we have no equipment which you need, we have no gear, so all things. When I came to Pakistan, I came back in Stone Age compared with what I had in Japan. So the facilities are very poor.
but because there's no money and we cannot do things. On the other hand, players also, they didn't get the money for months. I'm still waiting on salary. पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के फैसले का दिन। रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। पुलिस और एफसी के 1000 जवान ड्यूटी देंगे। सियासी जमातों के कारकुनान के रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी। और पीटीएम के कल होने वाले सरबराही इजलास का शेड्यूल तब्दील। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मसरूफियात के बायस इजलास अब बुध और जुमेरात को होगा। इमरान खान के वजारत उज़्मा के दौर में तहरीक इंसाफ ने 28 करोड़ रुपए के फंड्स इकट्ठे किए। पार्टी को मजमूई तौर पर 46 लाख अमरीकी डॉलर्स के अतियात मिले। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तमाम दस्तावेजात हासिल कर लिए हैं। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी से मजीद इसी सिलसिले में बात करेंगे, मजीद जानेंगे। जाहिद गिशकोरी, क्या क्या कुछ सामने आया? ये तो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ये तो बड़ी खबरें हैं। जी किरण, देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 कंपनीज रजिस्टर कराई हुई हैं। वहाँ से जो दस्तावेज़ात हमने हासिल किए हैं उससे ये इंकशाफ होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3.5 साल की हुकूमत थी उस दौरान $12 लाख इन्होंने डोनेशन की शक्ल में अमेरिका से इनके अकाउंट्स में आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मजमूई तौर पर 46 लाख डॉलर जो कि आज की पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 अरब से ज़ायद की रकम डोनेशंस की शक्ल में और मुख्तलिफ फर्म से जो इंडिविजुअल्स हैं 7000 से ज़ायद अफराद हैं। इसके अलावा 100 से ज़ायद कंपनियां हैं वहाँ की लोकल, वहाँ से फ़ंड इकट्ठे किए गए हैं जो कि मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं। इसके अलावा दस्तावेज़ात में ये भी मालूम होता है कि जो फ़ंड रेज करते रहे हैं या जिन्होंने वहाँ पर कंपनियां रजिस्टर करवाई हैं वो अमेरिकन नेशनल हैं, 2 कैनेडियन शहरी भी हैं। और इन दस्तावेज़ात से ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2010 और 2013 के दरमियान $23 लाख वहाँ से इकट्ठे किए हैं। तो ये वो मालूमात हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ से वहाँ से ली गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की 5 और अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये पार्टीज़ जिस तरह तहरीक इंसाफ है इसकी तरह फंड रेज करती रही हैं या नहीं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग शामिल है। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी। पीडीएम और पीपल्स पार्टी क़यादत फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा करती रही है। मरियम नवाज ने फैसला जल्द ना सुनाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन के सामने धरने की धमकी भी दी थी। वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। किसी ने नोटिस लिया, किसी ने सुओ मोटो लिया। पहले तो आप भागते रहे 7 साल, आपने ताकत का, धौंस का, धांधली का इस्तेमाल किया इस फॉरेन फंडिंग केस के को आगे चलने से रोका, आगे बढ़ने से रोका। अब वो मुझे याद आता है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते। आपके जो फॉरेन फंडिंग में जो डोनर्स हैं वो कौन हैं? वो उसमें हिंदुस्तानी भी हैं और उसमें वो अपना इसराइली भी हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि इसराइल और बहरीन से तूने फंडिंग लिया। फॉरेन फंडिंग केस कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है उसको? बिला वजह एक शख्स को आप सहारा दे रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि इमरान नियाज़ी की चोरी सबूतों समेत रंगे हाथों इसकी चोरी पकड़ी गई है। 7 साल से इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आखिर ये कैसा लाडला है, किसका लाडला है? इसराइल से, भारत के लोगों से ममनुआ फंडिंग ली हुई जो करोड़ों में 7 साल से कौम इंतजार में है कि उसका फैसला कब आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये बताए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कितने साल बाद करना है। पूरी कौम इसका जवाब मांगती है। मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फैसला जो है वो फिर किया जाए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECP के सामने धरना देंगे। गैर मुल्की फंडिंग को भी सलामती के हवाले से भी संगीन 10 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिर फैसला सुनाया जाए।
इससे पहले पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर प्रोग्राम मेरे सवाल में कह चुके हैं, साबित हो गया कि अबराज कंपनी से 13 लाख डॉलर्स की फंडिंग की गई। अबराज ग्रुप के खिलाफ जो केस न्यूयॉर्क कोर्ट में है उसमें इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस है। बात बहुत संगीन है और मजीद संगीन हो गई है। एक चीज जो तय हो गई है वो ये कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कम से कम 88 गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है। एक भी गैर मुल्की फंडिंग करता तो वो पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी में डिक्लेयर होती है। सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी अपनी इनफरादी हैसियत में एक सियासी जमात को फंड कर सकता है, पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं फंड कर सकती। जो आज की स्टोरी है जो मजीद तशवीशनाक है वो ये है, साबित हुआ है 1.3 मिलियन डॉलर्स वो अबराज की कंपनी के जरिए फंड हुए हैं। ये कहते हैं पाकिस्तानियों से जमा किया। फिर एक अरब शेख हैं, उन्होंने 2 मिलियन डॉलर किए जिसमें से एक पोर्शन वूटन के जरिए पीटीआई में है, दूसरा इंसाफ ट्रस्ट के जरिए है। इसमें इमरान खान डायरेक्टली उस केस में मुलविस होता है जो अबराज के खिलाफ न्यूयॉर्क कोर्ट में की है, क्योंकि वहां 14 अरब डॉलर की जो कंपनी थी जिसमें 1 बिलियन डॉलर का फ्रॉड जो है वो आरिफ नकवी पे इल्जाम है। उनकी एक्सट्रेडिशन जब होगी तो वो तो एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। ये पैसा जो अबराज का था ये किसी सियासी जमात की फंडिंग के लिए तो नहीं था, तो जब ये जमात और वो भी पाकिस्तानी सियासी जमात को फंड करने में इस्तेमाल हुआ तो वो उससे पूछताछ करेंगे। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में कभी इल्तवा मांगा तो कभी केस नाकाबिल समाअत होने पर सवाल उठाया। केस को तूल देने की हर मुमकिन कोशिश की। कब क्या हुआ, इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग केस की कार्रवाई रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। दूसरों से रसीदें मांगने और तलाशी देने के मुतालबे करने वाली तहरीक इंसाफ ने 4 साल तक इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही तस्लीम ना किया। 8 साल तवील समाअत में पीटीआई ने 30 मरतबा इल्तिवा मांगा। कई बार केस के नाकाबिले समाअत होने की दरख्वास्तें दायर की। 9 वकील तब्दील किए गए। पीटीआई ने अक्टूबर 2015 में इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसे तवील समाअतों के बाद फरवरी 2017 में मुस्तरद कर दिया गया। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार करार दिया तो 2018 में स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसने 1 माह में काम मुकम्मल करना था। स्क्रूटनी कमेटी को बर्क रफ्तारी से काम का कहा गया था, मगर वो कछुए की रफ्तार से चलती रही। 3 साल में 96 समाअतों के बाद अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर 2021 को जमा कराई। कमेटी ने वक्त तो बहुत लगाया, मगर साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाली पीटीआई के अकाउंट्स में बड़े घपले ढूंढ निकाले। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2022 में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर खुली अदालत में समाअत शुरू की। नवंबर 2014 से 21 जून 2022 तक 90 समाअतों में कार्रवाई मुकम्मल हुई और 8 साल चलने वाले इस केस का फैसला महफूज कर लिया। चौधरी शुजात हुसैन ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी। पार्टी सदारत से हटाने वालों की हैसियत पर सवाल उठा दिया। काफ लीग का आइन तब्दील करने का ऐलान। कहा इमरान खान से इल्जामात के सबूत मांगे तो उन्होंने मुनीस इलाही को वजीर बना दिया। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। काफ लीग के सरबराह का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन ने इल्जामात लगाकर उन्हें पार्टी सदारत से हटाने की बात करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। हालात मजीद बिगड़ने का इंतबाह भी कर दिया। इल्जामात लगाने वालों की सच बोलना भी जो गुनाह बनता जा रहा, तो इसको किसी तरीके से भी अगर रुकाया गया तो ये इतना महंगा हो जाएगा काम कि जो क्यों आपको ये आर्मी चीज को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। ये हम शानदार कोई कसूर है। चौधरी शुजात ने पीटीआई क़यादत को भी खरी खरी सुना दी। कहा इमरान खान से इल्जामात के सबूत मांगे तो उन्होंने सबूत देने के बजाय मोनस इलाही को ही काबीना में शामिल कर लिया। जो बच्चे हैं सबसे पहले मैं और सीमा साहब दोनों गए विधायक के पास और मैं इमरान के पास, और उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर मैं आपको बता दूँगा। फिर चीज़ बताइए उसके बाद मन को भी में आ गया। सरबराह काफ लीग का ये भी कहना था कि एक दूसरे पर इल्जामात तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं आता।
चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाना मुमकिन नहीं। तारिक बशीर चीमा ने दो टोक बता दिया। कहा हर दौर में ओहदे परवेज इलाही के हिस्से में आए। आज चौधरी शुजात के पीछे इसलिए पड़ गए हैं कि वो इमरान खान जैसे नाअहल आदमी का साथ नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग ड्राफ्ट इंटैक्ट रहेगी। चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाना तकरीबन नामुमकिन है। उसने पार्टी की बुनियाद रखोश के नाखून ने, अकल के नाखून ने अपने खानदान का मजाक न बनवाए। ये इक़्तिदार आनी जानी चीजें हैं। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, 2 दफा स्पीकर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं। क्यों इस शरीफ आदमी के पीछे पड़े नहीं? सिर्फ इसलिए कि उस नालायक आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, उस नाहल आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, इस बदगुमान आदमी के साथ देने से ये इनकारी है। सिर्फ इसलिए इसका नाम ले लें इमरान खान। इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हो, मेरे कैंडिडेट हो। डिटेल आ जाए फैसला उठा, उसके बाद हमारे बुकला हमारी लीगल टीम उस पर काम कर रही है। जाना पड़ा तो बिल्कुल जाए। खुदा करे ये आज ही इकट्ठा हो, अल्लाह करे सियासी हो जा रहे हैं सुबह इकट्ठे हो जाए। अल्लाह करे चौधरी परवेज अली साहब को था हयात वज़ीर आला डिक्लेयर कर दे। हम खुश, हमारा कोई रौला नहीं, हम इमरान खान के साथ नहीं। पीटीएम के कल होने वाले इजलास से पहले नवाज शरीफ और इसहाक डार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता किया और सियासी उमूर पर मुशावरत की। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ को महंगाई के बायस होने वाले सियासी नुकसान पर तशवीश है। पीडीएम के इजलास में आम इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नैब का दायरा इख्तियार 50 करोड़ से कम करप्शन के मुकदमात पर खत्म करने समेत अहम तरामीम पर मुश्तमिल नैब तरमीमी बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में मंजूर कर लिया गया। मुसव्वदा कानून के मुताबिक जहां का केस होगा वहीं चलेगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने नैब तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के मुताबिक नैब का दायरा इख्तियार 50 करोड़ और इससे जायद के मुकदमात पर होगा। सरकारी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेक नीयती से किए गए फैसलों के खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा काबिल तौसी होगा, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती और तौसी का इख्तियार अब सदर मुमलिकत के बजाय वफाकी हुकूमत का होगा। बिल के तहत केस जिस रीजन का होगा ट्रायल भी उसी रीजन में होगा। तरमीमी बिल के मुताबिक कोई मुल्जिम अगर प्ली बार्गेन कर ले तो इसका असर दीगर शरीक मुल्जिमान पर नहीं पड़ेगा। नैब है उसके पास जब तक कोई मटीरियल ना हो किसी को कॉल अप नोटिस न दे, और जो कॉल अप नोटिस दे उसके अंदर वो ये ज़रूर डाले कि भाई तुम्हारे खिलाफ क्या चीज़ है, क्या मटेरियल है, क्या मवाद है। तरमीमी बिल के तहत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कोई भी मुकदमा वापस लेने का इख्तियार चेयरमैन नैब की मुशावरत से मशरूत कर दिया गया, जबकि किसी भी मुल्जिम को इसकी अदम मौजूदगी में सजा नहीं हो सकेगी, चाहे वो मफरूर ही क्यों ना हो जाए। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।